हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल। जनरल मिसलेनियस फॉर्म में हम लोग आ चुके हैं। मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में हमने डिस्कस किया था एनसीआर इज मैक्सिमम अगर एन इवन है तो आर की वैल्यू n बाई टू पे होता है, और अगर एन ऑड है तो वो n माइनस वन बाई टू या फिर n प्लस वन बाई टू पे होता है। फिर n इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर। ओके तो अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग पीएनसी में, क्योंकि ये बात हमने बाइनोमियल थ्योरम में तो की थी। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ 15 सीआर एंड 12 सीआर। हालांकि ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का क्वेश्चन है, पीएनसी में इसमें कुछ लेना देना नहीं है, बट जस्ट एक स्टार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 15 सीआर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 15 C7 या फिर 15 C8, दोनों इक्वली होते हैं, और 12 सीआर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 12 C6। सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर दे देंगे 15 C7 माइनस 12 C6। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग पीएनसी पे मेन, ठीक है। तो पीएनसी में क्या है, अ मैन वांट्स टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज एज ही कैन out of his 20 friends by calling the same number of people but not the same group. How many should he call so that number of parties is maximum? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्वेश्चन। 20 में से वो सपोज वो अगर एक एक बंदे को एक एक पार्टी देगा अलग अलग, ठीक है, तो कितनी पार्टीज दे सकता है वो? 20 पार्टीज। पहले बंदे को बुलाया, एक पार्टी दी उसने, दूसरे बंदे को बुलाया, दूसरी पार्टी दी, तीसरे बंदे को बुलाया, तीसरी पार्टी दी, इस तरह से 20 पार्टीज। तो वो अगर दो दो को बुला के पार्टी दे, तो सपोज पर्सन ए और पर्सन बी को बुला के उसने एक पार्टी दे दी, पर्सन सी पर्सन डी को बुला के एक पार्टी दे दी, पर्सन ई पर्सन एफ को बुला के एक पार्टी दे दी। वो हर पार्टी में दो दो लोगों को बुला रहा है। फिर वो ए और सी को बुला के भी दे सकता है, ए और डी को बुला के भी दे सकता है, ए और ई को बुला के भी दे सकता है। ही हैज टू कॉल द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप। मतलब अगर वो 20 में से पांच पांच लोगों को बुला बुला के पार्टी देता है, हर पार्टी में पांच पांच लोग होने चाहिए, तो वो पांच लोगों का ग्रुप सिर्फ एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, और पांच लोग ही आएंगे हर बार, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, इसको जनरलाइज करते हैं हम लोग। लेट अस सपोज इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सिंगल पार्टी इज आर, अगर वो एक एक पार्टी में आर लोगों को बुलाता है, देन नंबर ऑफ पार्टीज विल बी 20 CR। क्यों? क्योंकि 20 में से आर लोगों को सिलेक्ट करने के इतने तरीके होते हैं 20 CR। तो जितने तरीके से आप ये सिलेक्ट कर पाओगे आर लोगों का एक ग्रुप, उतने ही हर ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एक पार्टी हो जाएगी, तो इतने नंबर ऑफ पार्टीज हो जाएगी। जैसे अगर आप एक एक शख्स को बुलाते तो 20C1 की वैल्यू 20 हो जाती, तो आपको 20 पार्टीज देनी पड़ती। अगर आप दो दो लोगों को बुलाते तो 20C2 नंबर ऑफ पार्टीज हो जाती, 190 नंबर ऑफ पार्टीज आपको थ्रो करनी पड़ती। तो नंबर ऑफ पार्टीज हो जाएगी 20 CR। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग समझ जाएंगे कि अपने को आर रखना पड़ेगा, मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 10, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं एनसीआर का एप्लीकेशन, है ना। सो अगर वो 10 लोगों को बुलाता है किसी एक पार्टी में, तो जो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 10 पीपल आउट ऑफ 20 पीपल के, वो मैक्सिमम हो जाएंगे। 20C 10 विल बी मैक्सिमम फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो ये एप्लीकेशन है। सिमिलरली एक ऐसा प्रोफाइल भी बन सकता है, देयर आर 2n लेटर्स which are either A's or B's. Find the maximum number of arrangement of these letters. तो 2n लेटर्स हैं, उसमें से या तो हर लेटर या तो A होगा या तो B होगा। तो सपोज सारे A हो गए तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा। अगर एक B है और बाकी सारे A हैं तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? दो B हैं और बाकी लोग A हैं तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ एस, ये जो 2n लेटर्स हैं इसमें से r तो हैं एस, तो बचे हुए 2n माइनस आर, सॉरी यहाँ पे n की जगह 2n होना चाहिए ना, यहाँ 2n होना चाहिए। तो बचे हुए 2n माइनस आर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो 20 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2n होना चाहिए था। तो मतलब जो टोटल 2n लेटर्स हैं इसमें से लेट अस सपोज देयर आर नंबर ऑफ एस, और बचे हुए 2n माइनस आर जो है वो 20 हैं। तो इनको एक लाइन में बिठाना है तो कैसे बिठाऊंगा? 2n फैक्टोरियल, इसमें से आर एस आइडेंटिकल है और 2n माइनस आर भी आइडेंटिकल है, मतलब कुछ ए है और फिर ये बी है। तो ये आर टाइम्स लिखा है और ये 2n माइनस आर टाइम्स लिखा है। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, आर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। तो ये वैल्यू जो आती है निकल के, ये वैल्यू एक्चुअली 2nCr आ रही है, 2nCr। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब r इक्वल टू n हो जाएगा सेंटर पे, सेंट्रल पे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट तब होंगे जब n नंबर ऑफ एस और n नंबर ऑफ बीस हो जाए, मतलब आधे a और आधे b हो जाए आउट ऑफ दिस 2n लेटर्स। सो ये एक प्रोफाइल है, बन सकता है मिसलेनियस में।
नेक्स्ट प्रोफाइल होता है ग्रिड प्रॉब्लम्स, इनको हम बोलते हैं ग्रिड प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक अच्छा प्रोफाइल होता है, एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनको समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जनरली आपको ग्रिड दे दी जाती है। मैं एक छोटा 2x2 ग्रिड से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2x2 ग्रिड का मतलब ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये 2x2 की एक ग्रिड है। नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स से अपने को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। यहाँ तो आप हॉरिजॉन्टल पट्टी पे चल सकते हो, यहाँ तो वर्टिकल पट्टी पे चल सकते हो, ऐसे डायगनली हम नहीं चल सकते। तो आप देखो, नॉर्मली सोचो आप, लेटस से एक्सप्लेन हम इसको करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्टेप को अपन एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल स्टेप को अपन वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कैसे कैसे जा सकते हो, आप खुद सोचो। सर एक तरीका है कि हम पहले यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल स्टेप लें, एक हॉरिजॉन्टल स्टेप लें, फिर एक वर्टिकल स्टेप लें, एक वर्टिकल स्टेप लें। तो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चलना है ना, टाइम पास नहीं करना है अपने को। कि कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, हम पहले ऐसे चलते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, फिर लेफ्ट में आएंगे, फिर ऊपर चलेंगे, फिर राइट में चलेंगे, फिर राइट में चलेंगे। तो इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स यूज कर दिए आपने। तो ऐसा नहीं है, टाइम पास नहीं करना है। ऐसे तो फिर मैं क्या करूंगा, इधर गया इधर गया इधर गया वापस आ गया। तो सर ये 4 स्टेप्स, फिर ये 8, फिर ये 12 और फिर ऐसे जाएंगे। तो टाइम पास नहीं करना है अपने को। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स 4 रहेंगे। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स 4 रहेंगे, 1 2 3 4 कि 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लिए हमने राइट में, 2 वर्टिकल स्टेप्स लिए हमने अप में। तो आप समझ गए होंगे हम हमेशा राइट में ही चलेंगे, लेफ्ट में कभी नहीं चलेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम हमेशा राइट की तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट कभी नहीं चलने वाले हैं। और हम हमेशा अपवर्ड्स चलेंगे, डाउनवर्ड्स कभी नहीं चलेंगे, बिकॉज वी वांट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो लॉजिकली हम सोचते हैं क्या क्या बन सकता है। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल, एच एच वी वी। फिर एक ऐसा बन सकता है, आपने सोचा होगा एच वी एच वी, है ना। इस रास्ते से हम जा सकते हैं। तो एच वी सेकंड केस। फिर और क्या क्या बन सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस रास्ते से आप गए होंगे। तो ये एक और केस बन सकता है। फिर और क्या क्या सोच सकते हो, मैंने छोटा एग्जांपल लिया ताकि आप मैनुअली सोचो सारे। फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस रास्ते से आप जा रहे हो। या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक। और लास्ट फाइनल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इस रास्ते से आप जा रहे हो। तो ये छठा केस। इसके अलावा क्या आपको और कोई केस सोच पाते हो, आप सोचना, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। ये 6 केसेस है, तो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे 6। अब इसको जनरलाइज कैसे करें, सर ये तो छोटा ग्रिड है 2x2 का है, तो आपने मैन्युअली सोच लिया। अगर इन जनरल हो 50x50 का ग्रिड हो या 40x50 का ग्रिड हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कैसे सोचेंगे, आप इन सबको देखो ध्यान से। ये एक्चुअली क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ एच एच वी वी एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। 2 आइडेंटिकल एच 2 आइडेंटिकल वी है, इनको 4 जगह पे कैसे बिठा सकते हैं हम, ये अरेंजमेंट ही तो है। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स कैसे बिठाते हैं हम, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये एच के आपस में अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। तो इन जनरल अगर आप मुझसे पूछें, इन जनरल अगर थ्योरी की हम बात करें, तो अगर एक ऐसे ग्रिड है, तो आप ग्रिड प्रॉब्लम्स में हमेशा क्या करना, आपका अप्रोच ये होना चाहिए। आपका अप्रोच ये होना चाहिए जब भी आप, जैसे मैं ये खतरनाक से ग्रिड देखने वाली बना लेता हूँ। सपोज मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जाना है, ए टू बी जाना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। सो आप हमेशा काउंट कर लो आप कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लोगे। देखो चलोगे यहाँ तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट तो आप कभी भी चलोगे नहीं। और आप हमेशा अपवर्ड्स चलोगे, डाउनवर्ड्स कभी चलोगे नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। मुझे यहाँ ए से बी जाना है, तो आप गिन लो आप कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप लोगे। इजीएस्ट केस देख लिया करो, मैं हमेशा नीचे नीचे से देख लेता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 10 स्टेप्स तो हॉरिजॉन्टल की बनती हैं, और 1 2 3 4 4 स्टेप्स वर्टिकल की बनती है। अब वो कैसे भी बन सकती है, आप पहले की पहले 10 हॉरिजॉन्टल स्टेप चल लो, फिर 4 वर्टिकल स्टेप चलो। यहाँ पहले 4 वर्टिकल स्टेप चल लो, फिर 10 हॉरिजॉन्टल स्टेप चलो। यहाँ फिर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, ऐसे चल लो। तो वो अरेंजमेंट्स ही है, इनके अरेंजमेंट्स ही है। बट इन अ नटशेल जब आपको ए से बी जाना है, आप 10 हॉरिजॉन्टल या 4 वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल स्टेप्स लेने ही वाले हो इन सम रैंडम अरेंजमेंट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज 10 आइडेंटिकल एच एंड 4 आइडेंटिकल वी। तो आंसर होगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में हमने ये सब पढ़ा था। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं, इसी को ग्रिड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ग्रिड प्रॉब्लम में क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन which is partitioned by drawing parallel
लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, सब की सब इक्विडिस्टेंट अपार्ट होती हैं, जस्ट लाइक द लाइंस ऑन अ चेस बोर्ड। ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ वेज इन विच एन आंट, एक चींटी किस तरीके से 1,1 से 4,5 तक जा सकती है विया शॉर्टेस्ट पाथ, वाया शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये प्रॉब्लम है, ग्रिड प्रॉब्लम। 1,1 से 4,5 जाना है, तो ये अपना ग्रिड बन गया, ये अपना ग्रिड बन गया। इसमें आप कैसे जाओगे, कितने तरीके से जाओगे, तो आप काउंट कर लो। 1,1 मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो है मैं सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स पहले काउंट कर लूंगा। तो 1 2 3, और फिर वर्टिकल स्टेप कितने, 1 2 3 4। ये मैं एकदम स्मूथ नीचे से चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम केस। तो 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल है। अब बीच में इनके अरेंजमेंट्स बहुत सारे होंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, बट है तो इन्हें नटशेल 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल ही ना, तो उनके अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। आंसर 7C3 या फिर 7C4, जिसका वैल्यू 35 आता है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे ग्रिड प्रॉब्लम्स को। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वैरायटी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम A to B वाया सेंटर C ऑन अ चेस बोर्ड यूजिंग मिनिमम स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम स्टेप्स शॉर्टेस्ट पाथ से हम जा रहे हैं। चेस बोर्ड फटाफट सब इमेजिन कर लेंगे कैसा दिखता है चेस बोर्ड। चेस बोर्ड 8x8 की एक ग्रिड होती है, उसमें आपको एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है, पर सेंटर से ट्रैवल करके जाना है, हमेशा आपको सेंटर से ट्रैवल करके जाना है। तो आप ऐसा समझ लो कि आप जैसे 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, फिर 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, या फिर एच वी एच वी एच वी एच वी एच वी ऐसे करके निकल जाओगे। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, सर हम लोग इस वाले रीजन में खेलने वाले हैं और इस वाले रीजन में खेलने वाले हैं, अपन कभी भी इस रीजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार आप इस रीजन में पहुंच गए तो आप सेंटर कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आप इस रीजन में कभी नहीं आओगे, वरना आप सेंटर क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो अगर सेंटर से होते हुए जाना है तो पहले आप ए पॉइंट से सेंटर सी पॉइंट पे आ जाओ, है ना। आप क्या करो, आप एच 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 और ये वी 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 वी, पहले आप इस 4x4 ग्रिड में खेल लो। तो ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल है, 4H 4V, तो इसके इतने तरीके हो जाएंगे। आप सी पॉइंट पे पहुंच गए, फिर आप सी पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाइए, अगेन सेम 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल के केसेस से। तो फाइनल आंसर जो है इस तरीके से हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछता, ए से बी जाने के कितने तरीके होंगे, तब आप क्या करते, तब आप बोलते सर 8 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल, तो आप आंसर देते 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, दैट इज 16C8 आप आंसर देते। कब, व्हेन देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जब हम सेंटर से होते हुए जा रहे होंगे, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जब हम सेंटर से होते हुए नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि अब इसमें एक और वैरायटी ये भी बन सकती है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी ऑन अ चेस बोर्ड व्हेन यू डू नॉट क्रॉस द सेंटर एट ऑल। आप सेंटर से क्रॉस करके जा ही नहीं सकते, वो वाले केसेस बताओ। तो उसको हम बाइजेक्शन रूल से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का सीधा रास्ता नहीं होगा, उसमें हम टोटल केसेस काउंट करेंगे 16C8, फिर उसको सेंटर से पास करवा देंगे और फिर वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये भी एक प्रोफाइल बन सकता है। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, बाकी लॉजिक तो वही है, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। आप काउंट करो कितने हॉरिजॉन्टल कितने वर्टिकल का अरेंजमेंट करने का है। नेक्स्ट प्रोफाइल, ये डायग्राम में ए से एफ जाना है यूजिंग द हाईलाइटेड पाथ। हाईलाइटेड पाथ को तो यूज करना ही है, ठीक है, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब ए से एफ अगर जाना है बिना किसी कंस्ट्रेंट के पूछता तो आप क्या जवाब देते, सर 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल 3 हॉरिजॉन्टल 4 हॉरिजॉन्टल 5 हॉरिजॉन्टल, 5H है मेरे पास, 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल 3 वर्टिकल 4 वर्टिकल, 4 वर्टिकल। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आप जवाब देते 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5H और 4V को एक जगह पे जमाने के तरीके, एच 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 वी 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 वी। बट अब रेस्ट्रिक्शन क्या आ गया है, प्रोफाइल क्या है, अगला अगला प्रोफाइल ये है कि इसने बोला ये जो हाईलाइटेड पाथ है ना, इस पाथ से होके जाना है, इस पाथ से ट्रैवल करके जाना है। इसमें क्या प्रोफाइल था, एक पॉइंट से होते हुए जाना है, यहाँ पे एक पाथ से होते हुए जाना है। तो देखो अगर आप इस पाथ को यूज करना चाहते हो तो आपको बी पॉइंट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बी पॉइंट पे नहीं आओगे तो फिर आप ये पाथ कैसे ट्रैवल कर पाओगे। क्योंकि हम अपने जर्नी में जब हम ए टू एफ जा रहे हैं तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं या डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स चलते हैं। इस पाथ को यूज करोगे तो आप लेफ्ट टू राइट ही करोगे, राइट टू लेफ्ट करोगे नहीं। और डी से ई जब आओगे तो इस पाथ को भी डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स ही करोगे, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स तो होगा नहीं ये पाथ यूज।
इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले ये छोटा ग्रिड, फर्स्ट हम ए से बी ट्रैवल करेंगे एच, एच और वी की मदद से। तो 2 एच और 1 वी है, वो अरेंजमेंट हो गए। फिर एक बार अपन बी पे आ गए, फिर एक ही तरीका होगा बी से सी जाने का। एक तरीके से हम बी से सी आ गए। अब सी के बाद अपने को ऊपर ही चलना पड़ेगा डी, क्योंकि मेरे को ये पाथ भी तो यूज करना है। और अगर मैं यहाँ से आगे निकल गया, अगर मैं यहाँ से राइट में निकल गया, तो मैं कभी डी पे आ नहीं पाऊंगा। फिर मैं सीधे ऐसे जाऊंगा या ऐसे ऐसे करके जाऊंगा। मेरे को डी पॉइंट पे भी आना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज द पाथ डी ई। सो नेक्स्ट इज सी से डी जाने का एक तरीका होगा, ऑल्दो ये हाईलाइटेड नहीं है, बट अपने को जबरदस्ती वो उसको यूज करना ही पड़ेगा। फिर डी से ई जाने का एक तरीका, और फिर अपन एक बार यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पे छोटा ग्रिड बना देंगे अपन एच एच वी का। तो ई टू एफ जाने के इतने तरीके। So hopefully you are getting the point. The final answer for this problem is 9. नेक्स्ट जो है, अब अगेन एक और प्रोफाइल जो है वो इस तरीके से भी बन सकती है। इसमें ए से बी जाना है, ग्रिड है, बट द पॉइंट इज ग्रिड देखो कैसी टूटी हुई ग्रिड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज टूटी हुई है, मिसिंग है। तो अगर इसको बोलूंगा मैं सॉल्व करो तो आप कैसे सोचोगे? तो बेटा इसमें आप क्या करते हो, टूटी हुई कड़ियां जोड़ दो। ठीक है, ये टूटा हुआ है ना, तो सपोज अगर ये होता, यहाँ पे होता अगर, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को? आप बोलते सर 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल, 5 हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में 1 2 3 4 और 5, 5 हॉरिजॉन्टल एंड 5 वर्टिकल को सॉल्व करने के तरीके इतने होते हैं। ठीक है, ये टोटल केसेस है। टोटल केसेस मतलब जब सब स्मूथली चल रहा था, 5x5 की ग्रिड स्मूथली चल रही थी। अब पंगा क्या हो गया? पंगा ये हो गया है कि सर ये जो है यहाँ पे टूट गया है, मतलब वी कैनॉट यूज दिस पाथ। ये पाथ जो है, ये पाथ ब्लॉक्ड हो गया है, इसको हम यूज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब इन केसेस में से जब भी आपने ये पाथ यूज किया होगा, वो अनफेवरेबल केस हो गया, वो गलत केस हो गया, वो अपन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्चुअली देखो क्या है, इस क्वेश्चन का ही एक वेराइटी है। इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको हाईलाइटेड पाथ यूज करना है, और इसमें मैं आपको दूसरे शब्दों में ये बोल रहा हूँ कि ये वाला हाईलाइटेड पाथ जो ये पाथ है, उसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है। तो आप टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर दो जब ये वाला पाथ यूज हो रहा होगा, टूटा हुआ पाथ यूज हो रहा होगा। तो ये यूज कैसे हो रहा होगा? पहले आप इस छोटी ग्रिड में खेल लो, 2x2 ग्रिड में आप इस पॉइंट पे आ जाओ। कौन से वाले पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे आप आ जाओ पहले। तो कैसे आओगे आप? 2x2 की ग्रिड है, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, इतने तरीके से आप आ गए। ठीक है, फिर एक तरीके से आपने ये ब्लॉक्ड पाथ को यूज कर लिया एक तरीके से। फिर ये 3x2 की ग्रिड हो जाएगी, 3 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, तो उनको जमाने के इतने तरीके। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने टोटल केसेस देखे 5x5 की ग्रिड में कितने बनते हैं, फिर हमने वो वाले केसेस काउंट किए जब ये टूटा हुआ पाथ यूज होना ही होना है। जब हम हमेशा, जैसे इस पॉइंट में हम बोले ना कि आपको ये पाथ से तो होते हुए जाना ही है, तो जब ये पाथ से होते हुए जा रहे होंगे हमने वो केसेस काउंट किए, और ये ऑफ कोर्स अनफेवरेबल होंगे तो उसको हमने। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दी अरेंजमेंट। ये भी एक मिसलेनियस टॉपिक है, और इसको समझने से पहले आप एक कहानी समझो पहले। ठीक है, एक कहानी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आप ऐसा है कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने क्लास में कुछ शरारत कर दी, और फिर आपने और आपके कुछ ग्रुप ऑफ दोस्तों ने शरारत कर दी स्कूल में, और फिर प्रिंसिपल ने 5 लोगों को पकड़ लिया। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स जो है आपके 5 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप पकड़ा गया है। तो प्रिंसिपल ने बोला अब इनके पेरेंट्स को हम लोग घर पे रिटर्न लेटर भेजेंगे और कंप्लेन हम लोग करेंगे। ठीक, अब आप लोग इसमें क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने एक लेटर टाइप किया कि डियर राजू के पापा, ऐसा, डियर राजू के पापा, आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे शरारत की और ये कहानी। फिर ऐसे सेम लेटर टाइप किया, डियर श्याम के पापा, आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे शरारत की और ऐसा। तो अपने 5 जो दोस्त हैं, राजू, श्याम, बाबू भैया, ऑफ कोर्स ये 3 अपन लेते ही हैं हमेशा ना, और फिर ऐसे घनश्याम, और फिर ऐसे कुछ लेट से ले लेते अभिषेक। ये 5 लोगों ने शरारत की है, तो इन 5 के नाम पे एक एक चिट्ठी छप गई है। और फिर क्या किया अपने प्रिंसिपल ने, अपने सिस्टम में से 5 के एड्रेस निकलवाए, 5 के घर के एड्रेस निकलवाए, और उनको एनवलप पे टाइप करवा दिया। भाई एनवलप नंबर 1 पे राजू के घर का एड्रेस है, एनवलप नंबर 2 पे शाम के घर का एड्रेस है, एनवलप नंबर 3 पे बाबू भैया के घर का एड्रेस है।
तो अभी पूरी पिक्चर क्या है, पूरी पिक्चर ये है कि अपने पास लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और लेटर 5, 5 लेटर्स हैं, पांचों के नाम लिखे हुए एक एक के, और एक एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, एनवलप 4 और एनवलप 5 है। इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एनवलप। क्यों करस्पॉन्डिंग एनवलप? क्योंकि लेटर 1 में राजू का नाम लिखा है और एनवलप 1 पे राजू के घर का एड्रेस छपा हुआ है, लेटर 2 पे श्याम का नाम लिखा हुआ है और एनवलप 2 पे श्याम के घर का एड्रेस जो है वो छपा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हर लेटर के करस्पॉन्डिंग एक एनवलप है। अब कहानी ये हो गई कि प्रिंसिपल को जाना था मीटिंग में, तो मीटिंग में प्रिंसिपल को एक मीटिंग लेनी थी, तो जल्दी जल्दी में वो फटाफट चला गए और उन्होंने अपने प्यून को बोल दिया कि भाई, प्यून को बोला कि काम करना भाई, फटाफट तू इन सारे लेटर को एनवलप में डाल दे, एक एक, ऑफ कोर्स वो भी इतना कॉमन सेंस तो है प्यून में कि एक एक एनवलप में एक एक लेटर डाल दे फटाफट और इसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करके आ जा। ठीक है, तो जल्दबाजी में प्रिंसिपल ये बताना भूल गए कि कौन सा लेटर कौन से एनवलप में डालना है। ठीक है, क्योंकि एनवलप पे तो घर का एड्रेस लिखा है, राजू का नाम नहीं लिखा, राजू का नाम लेटर पे लिखा है। तो अब प्यून ने क्या किया, प्यून ने रैंडमली इस लेटर को उठा के इस एनवलप में डाल दिया, इस लेटर को उठा के इस एनवलप में डाल दिया, रैंडमली प्यून ने ऐसा किया। ठीक है, तो अब सपोज जैसे राजू नाम की चिट्ठी अगर बाबू राव या बाबू भैया के घर पे पहुंच गई, तो बाबू भैया के घर पे क्या होगा, वो पेरेंट जो है, पापा चिट्ठी ओपन करेंगे, फिर देखेंगे उसमें लिखा होगा डियर राजू के पापा, तो फिर वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो राजू के पापा नहीं है, वो तो बाबू भैया के पापा हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि अरे यार अपना तो कोई बेटा है ही नहीं जिसका नाम राजू है, तो गलत चिट्ठी आ गई है अपने घर पे। ठीक है, अपने काम की नहीं चिट्ठी, तो इससे क्या होगा, इससे राजू बच जाएगा, क्योंकि राजू के पापा, सॉरी, इससे बाबू भैया बच जाएंगे, क्योंकि बाबू भैया के हाथ में उनके बेटे की चिट्ठी आई नहीं है, और राजू भी बच जाएगा क्योंकि राजू के पापा के हाथ में राजू की चिट्ठी नहीं आएगी, क्योंकि राजू की चिट्ठी तो इधर चला गई है ना। तो इस तरीके से ये चिट्ठी, पहली चिट्ठी गलत जगह पहुंच गई, दूसरी चिट्ठी यहाँ पहुंच गई, ऐसे चिट्ठियां, सारी चिट्ठियां गलत गलत जगह जानी चाहिए। तो कितने तरीके से जा सकती है, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। ठीक है, डी अरेंजमेंट का मतलब, हमने चैप्टर चालू किया था अरेंजमेंट के साथ और खत्म कर रहे हैं हम लोग डी अरेंजमेंट के साथ, तोड़ फोड़, सब सत्यानाश, एवरीथिंग गोज इन रॉन्ग एनवलप। यहाँ पे मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डी अरेंजमेंट में कुछ लोगों को ना एक मिसकंसेप्ट होता है। डी अरेंजमेंट का एक्चुअली मतलब होता है सारे गलत गलत जगह जाने चाहिए, कुछ गलत जगह जाए कुछ सही जगह जाए, ऐसा नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज भाई इनकी चिट्ठी गलत जगह चला गई, इसकी चिट्ठी, और सपोज एक भी चिट्ठी अगर सही जगह चला गई, लेटर 5 अगर एनवेलप 5 में चला गया, तो अभिषेक की चिट्ठी अभिषेक के पापा के पास पहुंच गई अगर, और बाकी ये चारों आपस में गलत गलत जगह चले गए, इसको डी अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे, इसको डी अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें डी अरेंजमेंट का मतलब होता है एवरी लेटर शुड गो इन द रॉन्ग एनवलप। देखो लॉजिकली भी है, अगर अभिषेक के पापा के पास उसके नाम की चिट्ठी पहुंच गई, तो क्या करेंगे अभिषेक के पापा, फिर अभिषेक की वाट लगा देंगे, अभिषेक को फोन लगाएंगे, फिर उसको डांटेंगे, बहुत सुनाएंगे, तो अभिषेक बोलेगा यार मेरे को डांट पड़ गई और मेरे दोस्त बच गए, ऐसा कैसे हो सकता है, असली दोस्त तो वही है, सच्चा दोस्त, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो चार होके वो प्रिंसिपल को जाके बोल देगा सर ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरे पापा ने मेरे को डांटा है, उनकी चिट्ठियां गलत जगह पहुंच गई, आप फिर से भेजो, तो सब स्टूडेंट्स फंस जाएंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स बच जाएं, पांचों की पांचों स्टूडेंट्स बच जाएं, उसको डी अरेंजमेंट बोलते हैं, मतलब सारी चिट्ठियां गलत जगह जानी चाहिए, एक भी चिट्ठी सही जगह नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं अपन काम की बात पे। डी अरेंजमेंट क्या होता है, एन लेटर्स आर टू बी केप्ट इन एन डायरेक्टेड एनवेलप्स, या इनको हम लोग एन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स भी बोलते हैं, मतलब हर लेटर के करस्पॉन्डिंग एक एनवेलप है, राजू के नाम की चिट्ठी के करस्पॉन्डिंग राजू के एड्रेस, घर के एड्रेस का एक एनवेलप है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी प्लेस्ड इफ नन ऑफ द लेटर गोज इनटू इट्स ओन एनवेलप, मतलब कोई भी चिट्ठी अपने सही पते पे नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट का, इस पे हम लोग कंक्लूड भी करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन भी देखेंगे, बट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है और ट्रिकी है, तो फॉर्मूला याद रखिए, बिना फॉर्मूले के आपका काम नहीं चलने वाला। तो फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, अच्छा किताबों में कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको अलग टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, कुछ किताबों में ये फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, ठीक, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट मेरे को ऐसे याद करने में तकलीफ होती है, मेरे को मजा नहीं आता, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बताता हूँ और आप भी ऐसे ही याद रखिएगा, आसानी होगी। डी एन, डी एन का मतलब क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डी अरेंजमेंट, डी एन का मतलब है डी अरेंजमेंट ऑफ एन लेटर्स, एन लेटर्स का एन एनवलप्स में, एन डी अरेंजमेंट ऑफ एन लेटर्स इनटू एन एनवलप्स, इसको डी अरेंजमेंट को हम लोग डी एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है पी एन
माइनस पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस थ्री, मतलब पैटर्न समझो, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलता जाएगा, अल्टरनेट साइंस। और डी एन के लिए आप पी एन से स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक घटाते जाएंगे, पी एन माइनस वन पी एन माइनस टू। और ये पी एन क्या है, ये अपना एनपीआर वाला है, वेयर पी आर स्टैंड्स फॉर एनपीआर। आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हम कभी कभी एनसीआर को डायरेक्टली सी आर लिख देते थे, इंडेक्स एन लेना होता है, वैसे ही हम लोग पी आर को एनपीआर बोल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये जो है जो पी एन माइनस वन लिखे हुए इनकी वैल्यूज जो है एक्चुअली वो ये है। देखो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये होता है एन पी एन, ये है एन पी एन माइनस वन, ये है एन पी एन माइनस थ्री, अच्छा ये है अपना एन पी एन माइनस टू, इस तरीके से। तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री घटता जाएगा, कहाँ तक जा सकता है आप लोग बताओ ना। एनपीआर में आर मिनिमम कितना हो सकता है, आर मिनिमम ये जो अपन लिखते हैं आर, ये आर मिनिमम कितना होता है, जीरो। मैक्सिमम कितना होता है एन। पूरा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ लिया, पूरा पीएनसी पढ़ लिया, ये तो पता ही चल गया होगा अब तक, है ना। तो हम लोग आर की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट करके मिनिमम तक लेके जाएंगे विद अल्टरनेट साइंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो डेरिवेशन भी हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे सही कर रहा है इसको समझते हैं। सपोज अगर एक ही बच्चे ने शरारत की होती, सपोज n की वैल्यू होती वन, वन लेटर वन एनवलप, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं इजी वाले, वन लेटर वन एनवलप। एक बच्चे ने शरारत की तो एक लेटर है एक एनवलप है। अब अपने प्रिंसिपल चला गया जल्दबाजी में मीटिंग में, प्यून क्या गलती कर पाएगा, लॉजिकली सोचो प्यून से गलती नहीं होगी, क्योंकि एक लेटर को एक एनवलप में डालने का एक ही तरीका होता है और वो एक तरीका परफेक्ट होता है, सही होता है। तो उस तरीके से कभी भी अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलेगा, फॉर्मूला बोलेगा D1 है ना, तो आप P1 से स्टार्ट करो फिर घटाते जाओ। तो हमने D1 के लिए P1 लिखा, फिर P0 लिखा, अब P माइनस वन, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। एन पी माइनस वन जैसा कुछ नहीं होता। तो रुकना अपने को जीरो पे जाके, ये रुकना अपने को जीरो पे जाके। और फिर एन इवन है कि ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो माइनस प्लस पे खत्म होगी, कहानी कहाँ होगी। तो आप स्टार्ट करोगे P1, इस P1 का मतलब क्या है, वन P1। इस P0 का मतलब क्या है, वन P0। तो वन, अच्छा NPR भी आप लोग रिकॉल कीजिए, NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो वन P1 की वैल्यू हो जाएगी वन, वन P0 की वैल्यू भी हो जाएगी वन, वन माइनस वन होता है जीरो। तो ये फॉर्मूले से जीरो आ रहा है आंसर, और लॉजिकली भी हमने देखा कि हाँ सर लॉजिकली भी लगता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। सपोज दो बच्चों ने शरारत की होती है, टू लेटर टू एनवलप। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको, देखो फॉर्मूला ऐसे लगना है, D2 हो जाएगा P2 माइनस P1 प्लस जीरो, अल्टरनेट साइंस चलते जाएंगे, एक एक कम होते जाएगा सफिक्स, और जीरो पे जाके रुकना है। तो ये लिखा है 2P2, ये लिखा है 2P1, और ये लिखा है 2P0। वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका आंसर आ रहा है 1। अब बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला लगाने की क्या बात है, ये तो हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं। कैसे लॉजिकली सोच सकते हो कि सर दो लेटर दो एनवलप हैं, तो टोटल दो ही केस होंगे भाई। लेटर वन, जो लेटर वन और लेटर टू है, एनवलप वन और एनवलप टू है, तो यहाँ तो दोनों ऐसे सही सही जगह जाएंगे, दोनों बच्चों की वाट लग जाएगी। यहाँ दोनों ऐसे गलत गलत जगह जाएंगे, दोनों बच्चे बच जाएंगे। तो टोटल दो ही केस हैं, जिसमें एक डीअरेंजमेंट के रिप्रेजेंट करेगा और एक नॉर्मल वाला। तो बेटा ठीक है, सही है। तो ऐसा कब तक आप मैन्युअली काउंट कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं, अबव एग्जांपल्स कैन बी काउंटेड मैन्युअली आल्सो। तो जो मैं आपको मैनुअल काउंटिंग बता रहा हूँ वो सिर्फ n इक्वल टू 1 2 3 4 तक भी आप कर लोगे, चलो मान लिया मैंने n इक्वल टू 4 तक भी आप कर लोगे, उससे ऊपर फिर मैन्युअली काउंट नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक, 3 लेटर 3 एनवलप। फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है P3 माइनस P2 प्लस P1 माइनस P0। आप वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। ये 3P3 है, ये 3P2 है, ये 3P1 है, और ये 3P0 है। तो आप अकॉर्डिंगली आंसर्स निकालना और देखना, इसका आंसर 2 आ रहा है। अब मैन्युअली सोचो टोटल कितने तरीके हो सकते थे, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, एनवलप 1 एनवलप 2 एनवलप 3, टोटल तो 3 फैक्टोरियल 6 केसेस होते हैं। देखो तीन चीजों, कैसे 6 3 फैक्टोरियल कैसे बोला मैंने, पहले लेटर के पास 3 ऑप्शन है, चला गया एक एनवलप में, फिर दूसरे लेटर के बाद 2 ऑप्शन, क्योंकि जैसे अगर लेटर 1 इधर चला गया तो अब लेटर 2 यहाँ तो इसमें जाएगा, यहाँ तो इसमें जाएगा। तो लेटर 1 के पास 3 ऑप्शन, लेटर 2 के बाद 2 ऑप्शन, लेटर 3 के पास 1 ऑप्शन, टोटल 6 केसेस हैं। उसमें से 6 केसेस में से अपने काम के कितने केसेस होंगे, डी अरेंजमेंट्स कितने होंगे। तो जैसे डी अरेंजमेंट्स होंगे
यहाँ तो लेटर 1 एनवलप 2 में जाए, यहाँ तो लेटर 1 जो है वो एनवलप हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है, अलग से ले लेते हैं, थोड़ी जगह की जरूरत पड़ सकती है। तो अच्छा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर ले लेते हैं। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3। तो आप चाहोगे डी अरेंजमेंट, तो आप इसको इसके पास भेजोगे, या तो फिर आप एम मैनुअली काउंट कर रहे हैं, या तो आप इसको इधर भेजोगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब ये भाई साहब इधर चले गए, तो आप बोलोगे सर L2 के बाद 2 ऑप्शन है, ठीक है, पर कायदे से देखा जाए डी अरेंजमेंट का मतलब सब गलत जगह जाना चाहिए, तो आप L2 को इधर नहीं भेज सकते, वरना L3 को इधर जाना पड़ेगा सही पते पे, तो वो मामला अपन डी अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो L2 इधर आ जाएगा और L3 इधर चल जाएगा, इधर से एक ही केस बना। और सेम यहाँ पे भी जो अपना L3 है वो यहाँ जा सकता है या तो इधर जा सकता है, तो उसको हम यहाँ नहीं भेज पाएंगे, वरना L2 को इधर जाना पड़ जाएगा, तो हम इसको भेजेंगे कैसे, L1 L3 के पास चला गया, L2 इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो ये 2 केसेस ही हैं जिसमें डी अरेंजमेंट होगा। तो टोटल 6 केस थे, 6 में से 2 केस ऐसे होंगे जब डी अरेंजमेंट हो रहा होगा, सब गलत जगह जा रहे होंगे डी अरेंजमेंट, और बाकी 4 केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक ना एक बंदा तो सही पते पे, एक ना एक लेटर सही जगह पहुंच गया होगा, तो हम वो नहीं चाहते, वी वांट डी अरेंजमेंट, सब गलत जगह चले जाए। सो दिस इज हाउ ये हमने मैनुअली काउंट किया। अब इसके बाद मैनुअली काउंट करना टफ पड़ जाएगा, दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट। फार्मूले का डेरिवेशन देख लें, डिफिकल्ट है, ठीक है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप। दिस इज एक्चुअली डन बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। याद है इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे किया था हमने, सेट थ्योरी में कुछ सवाल किए थे, उसमें हम क्या करते थे, जैसे सेट ए डिफाइन करते थे, सेट बी डिफाइन करते थे, तो यहीं पे मैं ऐसे सेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। इस ए का मतलब इस तरीके से हम सेट्स डिफाइन करते थे, और कैसे हमने सॉल्व किए थे, हमने 3 के लिए किया था, तो हमने ऐसे किए थे, टोटल केसेस में से हमने एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, याद होगा अगर आपको। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, एन ए, मैं 3 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एन बी, एन सी, फिर प्लस, अल्टरनेट साइंस चलता है क्योंकि प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस सी इंटरसेक्शन ए, और फिर माइनस में ये। तो बेसिकली क्या है, हम लोग एक्चुअली इसको लिख सकते हैं टोटल माइनस 1 एट अ टाइम, प्लस 2 एट अ टाइम, माइनस 3 एट अ टाइम। एक्चुअली ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऐसे ही तो वर्क करता है, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, 5 एट अ टाइम, और अल्टरनेट साइंस प्लस माइनस, तो इसी को इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने टोटल केसेस से स्टार्ट किया है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब अच्छे से वर्क कर रहा है, कैसे भी कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी लेटर कोई भी एनवलप में, ठीक है। इसमें से हम वो केसेस माइनस करेंगे 1 एट अ टाइम। 1 एट अ टाइम का मतलब 1 लेटर गोज इन रॉन्ग एनवलप। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इन रॉन्ग एनवलप? नहीं, एग्जैक्टली 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि एक लेटर गलत एनवलप में जाए, बाकी के लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आई रिपीट, 1 लेटर गोज इन रॉन्ग एनवलप, बाकी के लेटर गलत एनवलप में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ठीक। तो हम सिर्फ वो देख रहे हैं, क्योंकि देखो जब आप लिखते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो आप क्या बोलते हो, सेट ए, अगर सेट ए में जो है वो चीजें होनी चाहिए, तो क्या सेट बी हो सकता है, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बस सेट ए होना चाहिए, यही होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से 1 एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 एट अ टाइम ऐड करेंगे, फिर 3 एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 एट अ टाइम ऐड करेंगे, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोला जाता है। तो टोटल केसेस क्या होगा, n लेटर्स, n एनवलप्स, नो रिस्ट्रिक्शन, नो कंस्ट्रेंट, फैक्टोरियल n, ठीक है। फिर 1 लेटर गोज इन रॉन्ग एनवलप, तो 1 लेटर गोज इन रॉन्ग एनवलप का मतलब ये है कि एक लेटर जो है वो गलत एनवलप में जाएगा, बाकी के जा भी सकते हैं, और सॉरी रॉन्ग नहीं, यहाँ पे राइट होना चाहिए, ठीक है, राइट। 1 लेटर गोज इन राइट एनवलप, 2 लेटर गोज इन राइट एनवलप, क्योंकि डी अरेंजमेंट में हम लोग क्या चाहते हैं, अनफेवरेबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल में से एक लेटर सही, वही बात, एग्जैक्टली एक लेटर जाएगा क्या सही एनवलप में? नहीं, एक लेटर सही एनवलप में जा रहा है, बाकी के जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC1 से आप वो लेटर सिलेक्ट करो जिसको आप राइट एनवलप में भेजने वाले हो, ठीक है। लेट से मैंने लेटर 3 सिलेक्ट किया, उसको राइट एनवलप में भेज दो एक तरीके से, बाकी के n-1 लोग बचे हुए n-1 एनवलप्स में
चला जाएंगे n-1 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ अपने सही एनवेलप्स में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत में चल जाए, दैट डजंट रियली मैटर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन बस ये बोलता है कि आप किसी एक को करवा दो, बाकी के हो नहीं हो वो सब आगे काउंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें बहुत सारे केसेस डबल ट्रिपल चौपल काउंट हो जाते हैं, इसलिए तो हम सब्ट्रैक्ट ऐड करते जाते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने NC1 से वो लेटर सेलेक्ट किया जो सही जगह जाने वाला है, उसको सही जगह भेज दिया एक तरीके से, बाकी के n-1 एनवेलप्स में बाकी के लेटर चला गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। दैट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। फिर यही खेल चलता जाएगा। जब मेरे को लिखना है, इसको आप कर देना ना राइट एनवेलप, जब मुझे लिखना है 2 लेटर्स गो इन राइट एनवेलप, तो आप NC2 से वो 2 लेटर सिलेक्ट करोगे, उनको राइट एनवेलप में भेज दोगे, बाकी के n-2 एनवेलप्स अपने n-2 में चले जाएंगे, कितने भी तरीके से, सही भी जा सकते हैं गलत भी जा सकते हैं, और यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो NC3 से हमने 3 लेटर सेलेक्ट किए, उनको 3 करेक्ट एनवेलप्स में डाला, बाकी के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी को सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये सीरीज निकल के आती है। अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको किताबों में ये फॉर्मूला मिलेगा, आपको डी अरेंजमेंट का ये फॉर्मूला मिलेगा। मैं इसको ऐसे याद रखना पसंद नहीं करता, मैं इसको ऐसे याद रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, दिस इज मच मोर ईजियर वे टू रिमेंबर दिस। प्रूफ समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ आपके काम नहीं आएगा, आपके काम में जो चीज आएगी वो आएगा ये फॉर्मूला बेटा, तो इसको अच्छे से याद रख लो। और अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे एप्लीकेशन होता है इसका। तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। if there are 7 married couples in a party and each husband invites a woman to dance with him such that no husband invites his own wife, this is the important language, कोई भी husband अपनी wife को इनवाइट नहीं कर रहा है डांस करने के लिए। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर वैसा वाला सिस्टम चल रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच पेयर्स कैन बी मेड, तो कितने तरीके से वो पेयरिंग हो सकती है मेन एंड वुमेन की। तो बात तो यही हो गई, 7 लेटर्स इन करस्पॉन्डिंग 7 एनवेलप्स, और नो लेटर शुड गो इन द करेक्ट एनवेलप, तो नो हस्बैंड शुड बी पेयर्ड विद हिज ओन वाइफ। तो आंसर जो हो जाएगा डी अरेंजमेंट ऑफ 7, D7 हो जाएगा। तो D7 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, D7 की वैल्यू कैलकुलेट होगी 7p7 माइनस 7p6 प्लस 7p5 माइनस 7p4। ये बेटा आप कैलकुलेट करना नंबर, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका। मैं आंसर अटैच कर रहा हूँ ताकि आप उसको वेरीफाई कर पाओ। तो ये जाके ऐसा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक एक घटता जाएगा और अल्टरनेट चलता जाएगा, आंसर आएगा 1854। फिर सिमिलरली अगला प्रोफाइल, अब थोड़ा सा मिक्स करते हैं ना, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको डी-अरेंजमेंट के साथ मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स होगा, इन हाउ मेनी वेज 5 letters can be placed in 5 corresponding envelopes such that at least 3 of them go in the wrong envelope, at least 3 of them go in wrong envelope। तो at least को आपको तोड़ना पड़ेगा एग्जैक्ट में, तो कम से कम 3 गलत एनवेलप में जाए। तो उसको हम कैसे सोचेंगे, सर एग्जैक्टली 3 एनवेलप्स ही गलत, एग्जैक्टली 3 लेटर्स गलत एनवेलप में जाए, या फिर एग्जैक्टली 4 लेटर्स गलत एनवेलप में जाए, या फिर एग्जैक्टली 5 लेटर्स गलत एनवेलप में जाए, है ना। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो एग्जैक्टली 3 लेटर्स अगर गलत जगह जाने हैं तो उसको कैसे करेंगे, 5C3 से हम वो 3 लेटर्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 था, तो सपोज हम लोग L1, L2 और L3 को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम इनको हम लोग गलत एनवेलप में डालने वाले हैं। तो बचे हुए L4 और L5 एक तरीके से अपने अपने एनवेलप में चला जाएंगे। तो अब इन 3 लेटर्स को 3 एनवेलप में डालना है गलत डी अरेंजमेंट करके। तो 5C3 इंटू D3, D3 का मतलब क्या है, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स इन 3 एनवेलप्स। फिर ये क्या केस है, ये केस है व्हेन एग्जैक्टली 4 लेटर्स go in the wrong envelope, exactly 4 letters go in the wrong envelope। तो 5C4 से वो 4 लेटर सिलेक्ट कर लो, जैसे L1, L2, L3, L4 सिलेक्ट कर लिया, जिनको हम गलत जगह भेजने वाले हैं। तो बचा हुआ अपने आप एक तरीके से सही वाले एनवेलप में चला जाएगा। तो अब अपने को चारों का डी अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा, तो 5C4 इंटू D4, और फिर 5C5 इंटू D5 तो सिंपल है, एग्जैक्टली 5 गो इन रॉन्ग एनवेलप, मतलब 5C5 से सिलेक्ट क्या ही करना है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्टली आप लिख लोगे D5, पांचों को पांचों जगह गलत भेजना है। तो इसका वैल्यूज या इसका आंसर कैसे आ जाएगा, तो आपको D4 D3 कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। ये कैसे होता है, D3 का मतलब हमने जैसे अभी D3 किया था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे D3 हमने कैलकुलेट किया था, कहाँ गया ये D3। तो इस तरीके से आपको D4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां तक मुझे याद है D4 की वैल्यू 9 आएगी, और D5 भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां तक मुझे याद है 44 आएगी इसकी वैल्यू, 9 और 44 आता है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, ये हो जाएगा
5 इंटू 9 और ये हो जाएगा 44। तो आंसर आ जाएगा 20 प्लस 45 प्लस 44। 20 प्लस 45 प्लस 44 होता है 109। इसको आप अल्टरनेट वे में भी सोच सकते हो। टोटल केसेस हैं ये। अब इसमें से हम अनफेवरेबल हटा देते, तो अनफेवरेबल कौन से केस होंगे? एक केस अनफेवरेबल वो होगा जब सब लोग सही जगह पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा भी मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली 5 envelopes go in sorry exactly 5 letter go in correct envelopes। एग्जैक्टली 5 लेटर, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या किया, एटलीस्ट 3 को हमने कैसे सोचा, एग्जैक्टली 3 गो इन रॉन्ग, एग्जैक्टली 4 गो इन रॉन्ग, एग्जैक्टली 5 गो इन रॉन्ग। तो अब इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो ना उल्टा, कि सारे अगर सही जगह चले गए तो वो अपना गलत केस हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, तो वो सब ट्रैक कर लिया। फिर एग्जैक्टली 5 लोग सही गए, फिर एग्जैक्टली 4 लोग सही चले गए, तो एग्जैक्टली 4 कभी भी सही नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 लोग सही, 4 लेटर 4 एनवलप में सही जगह जा रहे हैं तो पांचवे को मजबूरन अपने पास ही जाना पड़ेगा सही जगह। ये वही बात हो गई कि अगर 7 मैरिड कपल्स हैं, अगर 7 हस्बैंड में से 6 हस्बैंड ने अपनी अपनी वाइफ्स को इनवाइट कर लिया, तो आखिरी बचे हुए हस्बैंड के पास अपनी वाइफ को इनवाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो वो 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वो केस है व्हेन एग्जैक्टली 3 letters go in correct envelope, exactly 3 letters go in correct envelopes। तो उसमें कैसे करेंगे हम, 5C2 से वो 2 लेटर सिलेक्ट करेंगे। 2 कौन से लेटर जो हम लोग गलत गलत भेजने वाले हैं, क्योंकि 3 लोग अगर 3 जाने हैं सही, तो हम एक बार गलत वाले सिलेक्ट कर लेते हैं, सही वाले अपने आप सही में चले जाएंगे, और उसमें D2 मल्टीप्लाई करेंगे, डीअरेंज कर देंगे। क्या डीअरेंज का तरीका एक ही होगा। तो आप यहाँ तो सीधे रास्ते जाओ, यहाँ तो आप उल्टे रास्ते जाओ, आंसर दोनों से सेम आना है। अल्टरनेट यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे D3, D4, D5 कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम यहाँ अल्टरनेट में बच जाएगा। क्योंकि D2 की वैल्यू तो आप मैन्युअली भी सोच सकते हो ना, 1 ही होता है, जो हमने यहाँ पे लॉजिकली देखा था। ये D2 की वैल्यू 1। सो होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोचना एक बार तसल्ली से कि क्या चल रहा है। फिर एक क्लासिक मैच द कॉलम क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग फील कर पाओगे इसको, ये भी डीअरेंजमेंट में आ जाता है। अब मैच द कॉलम टाइप प्रॉब्लम हैज 2 कॉलम्स, जैसा आप लोग पेपर देते हो, बचपन में पेपर करते थे वैसे एज शोन, ABCD, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, PQRS 4 ऑप्शन है। ईच क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कॉलम हैज अ यूनिक आंसर इन सेकंड कॉलम। यूनिक आंसर मतलब A का P, B का Q, मतलब ऐसा नहीं कि A का P और Q हो जाएगा या P Q R हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर ही है। एंड नो 2 क्वेश्चंस हैव द सेम आंसर, मतलब ऐसा नहीं है कि A अगर A का आंसर P है तो B का आंसर, मतलब ऐसा नहीं होगा, चारों का आंसर P है या फिर चारों का आंसर Q है, मतलब इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये, इस टाइप का है। ठीक है, तो no 2 questions have same answer and each question has a unique answer. Find the number of ways in which a student can match all questions incorrectly. सारे की सारे गलत जवाब दे देगा। तो बात वही होगी ना, 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप्स हैं, गलत गलत जगह भेजना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D4 दैट इज 9। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है डी अरेंजमेंट पे। फिर हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 13 कार्ड कॉम्बिनेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ द 4 प्लेयर्स। अपने को वो प्लेइंग कार्ड्स हैं 13 के, अपने को ऐसे 4 ग्रुप बना के 4 प्लेयर्स में बांटना है, पर इस तरीके से बांटना है कि ईच प्लेयर गेट्स एस एंड किंग ऑफ डिफरेंट सूट। मतलब इक्का और बादशाह, इक्का और बादशाह चारों प्लेयर को मिलना चाहिए, चारों प्लेयर को एक एक इक्का और एक एक बादशाह मिलना चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी का मिलना चाहिए। मतलब अगर पर्सन 1 को हुक्म का इक्का मिला है तो उसको हुक्म का बादशाह नहीं मिलना चाहिए। पर्सन 2 को अगर किंग ऑफ हार्ट्स मिला है तो उसको एस ऑफ हार्ट्स नहीं मिलना चाहिए। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये भी डी अरेंजमेंट का ही एक अच्छा सवाल है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम बिकॉज इसमें डी अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग दोनों इन्वॉल्व है। तो आपके पुराने पाप धुलेंगे ग्रुपिंग के, जिनको ग्रुपिंग नहीं आती है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप पहले ग्रुपिंग कीजिए फिर डी अरेंजमेंट कीजिए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, तो वो इक्का और बादशाह आप निकाल लो पहले। ठीक है, A1 A2, जैसे ईट का इक्का है तो मैं उसको A1 बोल रहा हूँ, ईट का बादशाह है उसको मैं K1 बोल रहा हूँ। देन A2 K2, A3 K3 एंड A4 K4। इन 8 पत्तों को तो आप अभी भूल जाओ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, ये क्या है, ईट चिड़ी काला पान लाल पान। डायमंड्स, क्लब, स्पेड एंड हार्ट्स के जो एस और किंग्स हैं उनको आप अलग कर दो। 52 माइनस 8 इज 44। इन 44 कार्ड्स को पहले आप बिंदास बांट दो। तो कैसे बांटोगे सर, 44 कार्ड्स की हम पहले ग्रुपिंग कर देंगे। कैसे होती है ग्रुपिंग,
11 के ग्रुप बनेंगे, 11 11 11 11, इनकी वजह से एक 4 फैक्टोरियल आएगा, ग्रुप बन गए। अब इन ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 फैक्टोरियल से। प्लीज फोकस हियर, ये क्या किया अपन ने, ये अपन ने ग्रुप बनाए एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, कौन से बचे हुए पत्ते। अब पारी आती है इनकी, तो इनके क्या करें आप, अब इनके कैसे ग्रुप बनाओगे, इनके कैसे करोगे कि A1 जो है K1 के साथ नहीं जा सकता, A2 K2 के साथ नहीं जा सकता, तो कैसे, अब आप इनके डीअरेंजमेंट कराओ। इनके डीअरेंजमेंट कितने तरीके से होंगे, D4, अभी हमने कैलकुलेट किया ना D4 के जो 9 होती है, D4 तरीके से अरेंजमेंट होंगे। तो D4 जैसे A1 का K2 के साथ बन गया, A2 का K1 के साथ बन गया, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसके साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया, इतने D4 का मतलब ये 9, तो ये 9 तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, इनके आपस में बन सकते हैं, पेयरिंग बन सकती है बेसिकली, ठीक है। तो इतने 9 तरीके से आपने इनका वो बना दिया, पेयरिंग बना दिया कि भाई ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के बादशाह और इक्के, किंग एंड एस ऑफ डिफरेंट सूट्स आर टुगेदर। नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 4 पेयर्स, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 4 ग्रुप्स, 4 लोगों में 4 चीजें 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आपने क्या किया, यू हैव डिस्ट्रीब्यूट द एस एंड किंग का ग्रुप। तो इसमें हमने क्या किया, हमने रिमेनिंग कार्ड्स की ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से किया, फिर एस एंड किंग की ग्रुपिंग जो थी वो हमने डीअरेंजमेंट से की है। एस एंड किंग के जो ग्रुप बनते हैं, दो दो के जो 4 ग्रुप्स बने, वो हमने डीअरेंजमेंट की मदद से बनाए, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द 4 पीपल। तो इन दिस वे डीअरेंजमेंट वर्क करता है।